हेलो बच्चों। तो कल की क्लास में हमने देखे थे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुरस्कार कहानी जो बीए सेकंड से एईसी के अंतर्गत है। तो हमने उसमें पहला पार्ट देखे थे कि पहले पार्ट में देखे थे कि किस प्रकार से जो मधुलिका थी, मधुलिका अपना खेत महाराजा को दे देती है, लेकिन दान देने से इनकार करती है। दान देने से इनकार करती है, फिर वो एक झोपड़ी में मधु मधु पेड़ के नीचे वह झोपड़ी बना के रहने लगती है। फिर अरुण आते हैं, उससे मुलाकात करते, उससे कुछ बातें करते हैं, लेकिन फिर उसको भगा देती है। फिर बाद में जब बारिश होने के कारण उसका जो छाजन है, छत टपकता है, तो फिर वो अरुण की याद करते कि कैसा आया था, मैंने उसको धिक्कार दी। अब वह पछताती रहती है। अब उसके बाद में क्या हुआ, एक ऐसी विडंबना, ऐसा पछतावा करती, उसके बाद का हम अब देखेंगे। तो आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है। मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली की आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन कर रही थी। अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का, पथिक यानी बेटा जो राहगीर होते हैं, डंठलों जो डंठल पेड़ के डंठल होते, वो डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़ी की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका ऐसे युवक ने कहा। तो जब वो जो पथिक था वो और कोई नहीं था, जो पहले आ चुका था, राजकुमार अरुण ही था। और उसको देख के, क्योंकि जो मधुलिका थी उस राजकुमार के बारे में ही विचार कर रही थी कि मैंने उसको भगा दिया, धुतकार दिया, अब मेरा कोई यहाँ सहारा नहीं है। और फिर देखती है कि जो दस्तक देगी उनके दरवाजे पर, तो वह युवक कोई नहीं, वही राजकुमार था। और आश्चर्य से फिर युवक होता है मधुलिका, दोनों एकदम आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, परंतु तो वो सपना देख रही थी, कल्पना कर रही थी कि मुझे उस दिन अरुण को नहीं वो मतलब भगाना नहीं था, जाने के लिए नहीं बोलना था, ऐसा सोच ही रही थी कि उतने में ही वह कल्पना एकदम एकाएक प्रत्यक्ष में बदल गई। तो वह चकित हो गई और फिर बोलती कि इतने दिनों बाद आज फिर तुम आ गए। और अरुण फिर उसको बोलता है कि मैंने कितना समझाया परंतु तुम मानी नहीं, अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह क्या दशा है? मतलब जो पहली बार आए थे तो उनकी दशा कुछ अलग थी, वो राजा के पुत्र के तौर पे आए थे, लेकिन अब दूसरी बार आए तो उनकी दशा कुछ अलग ही टाइप की है। सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध का विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाधिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। वो बोलते हैं कि तुम निर्वासित हो, अभी तुम निर्वासित है। मगध से जो निर्वासित हो गया, विद्रोही निर्वासित हो गया, तो उसका अब उसका भी कोई नहीं, इसका भी कोई नहीं, तो हंसती है और उसका स्वागत करती है। एक ऐसी विडंबना है और मैं अभी आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत हो रही है। इस प्रकार से मधुलिका अरुण से कहती है। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गह्वर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था। बारिश के मौसम होते हैं, उसमें जो रात रहती है, निशब्द, कुछ किधर उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कोहरे निकल रहे थे, चांदनी आ रही थी और ऐसे थोड़ी कपकपी भी लग रही थी। फिर भी अरुण और मधुलिका उस पहाड़ के किनारे पे बैठ के वट वृक्ष के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे। और इतनी ठंड, उतना मतलब
दरिद्रता जैसा माहौल होने के बावजूद भी मधुलिका के वाणी में उत्साह था, मतलब उत्साह के साथ वह बोलती थी, जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों के साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी है। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता? और करता ही क्या? क्या हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते हैं? अब तो तुम तो जब मधुलिका देखती है कि जो राजा अरुण थे, ये तो उत्साह के साथ बोलती थी मधुलिका, लेकिन जो अरुण था थोड़ा सावधान होके सोच समझ के बोलता था। इस पर मधुलिका अरुण से बोलती है कि तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो, फिर भी तुम सैनिकों को साथ में लेके देखो। गरीबों के सैनिकों की आवश्यकता नहीं होती, जिनके पास धन दौलत राजा महाराजा होते हैं उनको बहुत मतलब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो बोलती कि अब तो तुम निर्वासित हो चुके हो राज्य से, तो इतने सारे सैनिकों की क्या आवश्यकता है? तब वो अरुण कहते हैं कि जो वीर होते हैं, वीरों का जीवन मरण के साथी तो ये सैनिक ही होते हैं, और ये वीर मेरे आजीविका है, और हम परिश्रम से कमाते खाते हैं और तुम भी खाते हो, तो अब सैनिक की क्या ज़रूरत है? इस प्रकार से वो एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं। मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊँ? और उनके शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह न सकता था। तो मधुलिका से कहता है कि तुम चिंता मत करो कि मेरे पास बाहुबल नहीं, सैनिकों के साथ घूमता है, ऐसा उसके बोलने का मकसद रहा होगा। तो बोलता है कि तुम ये मत भूलो कि मेरे पास बाहुबल पर भरोसा नहीं करता, मैं नए राज्य की स्थापना भी कर सकता हूँ, तुम निराश मत हो। और कुछ अरुण बताना चाहता था, लेकिन उनके शब्दों में कंपन था, मतलब रुक जाते थे, जो कहना चाहते थे वो भाव व्यक्त नहीं कर पाते थे। नवीन राज्य, ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूँ। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राज रानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। तो बोलते हैं कि तुम जो बात कर रहे हो कि मैं राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, तो कौन सा राज्य, जरा कौन से नए राज्य के बारे में हमें भी बताइए। तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं होगा, मतलब तुम जो कल्पना करते उसके भी हम आनंद ले सके। तो कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुमको रियल में राज्य दिलाऊंगा। तुम जो खेत की चिंता करते हो वो तुम्हें खेत भी दिला दूंगा, और एक तुम्हें राज रानी की तरह सम्मान से सिंहासन पर बिठाऊंगा। इस प्रकार से अरुण मधुलिका से कहते हैं। मन में प्रमाद का अंधड़ बने लगा, द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। तो वो राजकुमार से कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, और तुम्हारे मन में जो सचमुच मेरे से प्यार है, इसलिए इतना साहस करते हो, ये सब करने की बात कर रहे हो। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सच में मुझे प्यार करती हो। तो मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम सचमुच मुझसे प्यार करती, करके उसका हाथ दबाते हैं मधुलिका का अरुण। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कर सकती, ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया, परंतु बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पन लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूँ मधुलिके। तो इसके बाद में जब उससे पूछते हैं अरुण कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो क्या, करके, लेकिन युवती कुछ बोल नहीं, हाँ भी नहीं बोल सकती, नहीं भी बोल सकती, लेकिन वो अनुभव कर लेते हैं अरुण कि हाँ ये तो ज़रूर ये करती है, मुझसे मतलब प्यार करती है। और उससे वो अवसर हाथ से गंवाना नहीं चाहता था, और बोलता है कि तुम्हारी यदि इच्छा हो तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगा कर भी वो कौशल सिंहासन पर तुम्हें बिठा दूंगा मधुलिके, बस तुम्हारी आज्ञा चाहिए। अरुण के खड़क का आतंक देखूंगी। मधुलिका एक बार काँप उठी। तो बोलते हैं कि तुम्हारे खड़क यानी जो तलवार है उसका आतंक देखूंगी, और वह काँप उठती है। मधुलिका एक बार काँप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या?
मतलब नहीं, तुम खड़ग नहीं चलाओगे, कुछ हो गया, तो इस प्रकार उसके मन में शंका थी। लेकिन वह नहीं न बोलने की जगह क्या बोल देती है, सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। यह मैं जानता हूँ, तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे। और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। तो वो अरुण बताते हैं कि मधुलिका, तुम्हारे लिए मैं अगर से कौशल नरेश के पास ये ले आऊँगी कि हमें ये राज्य चाहिए, तो वो अस्वीकार भी नहीं करेंगे। तुम जो अगर से कौशल नरेश के सामने प्रार्थना करोगे तो अस्वीकार नहीं करेंगे। और कौशल नरेश के अधिकांश सैनिक जो पहाड़ी में शत्रु है, दस्यु है, उनका दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। तो मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तिष्क विकृत हो गया। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो। तो जब ये सब बातें बताए अरुण ने मधुलिका को, तो वो आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। ये कैसा एकदम अरुण है, एकदम उत्पटांग करता है, राज्य दिला दूंगा। फिर दारुण भावना से उसका मतलब दया की भावना से उसका मत विकृत हो गया। और फिर अरुण फिर से बोलते कि तुम बोलती कि नहीं हो, उत्तर दो। जो कहोगे वह करूंगी, मंत्र मुख से मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्ध निद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए है। एक चामरधारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। तो ये चामरधारिणी यानी जो तलवार पकड़ के एक कलाई में से कुशलता से वो तलवार को घुमा रही है। तांबुल वाहिनी तंबू जैसा रहता है, वो उसकी प्रतिमा में दूर खड़ी है। तो ये प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। आँख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई, आने दो। तो वो स्त्री कोई और नहीं थी। जब स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश मतलब स्वर्ण का मंच था, राजा महाराजों के रहते ही है, वो आंखें बंद करके अर्ध निद्रा में, मतलब पूरी अर्ध निद्रा यानी पूरी तरह वो सोए नहीं थे, आधी नींद में ही थे। तब वहाँ एक जाते हैं बताते हैं कि एक स्त्री आपसे मिलने आई, कुछ प्रार्थना लेकर आई है। और आँख खोलते हुए बोलते कि कोई स्त्री प्रार्थना लेके आई है तो उसे आने दो। प्रतिहारी के साथ, जो प्रतिहारी मतलब हम देखते हैं ना ऐसे राजा महाराजों के सामने जो आगे में दो प्रतिहारी रहती है, आगे पीछे घूमते रहती है, कुछ भी राजा का आदेश का पालन करती है। तो प्रतिहारी ने राजा को उनकी बात बताई कि चलो तुमको बुलाए है करके। तो प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई, उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओ तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा प्रतिहारी? नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए, मूर्ख, फिर क्या चाहिए? तो जब वो बताती है लड़की कि मैं 3 बरस पहले मेरी खेती आपने खेती ली थी, उस पर भूमि जोती गई थी। तो राजा को लगता है अरे पहले तो उस समय तो सब वापस कर दी थी, स्वर्ण मुद्राएं वगैरह, लेकिन अभी कुछ मूल्य मांगने आई होंगी, इसलिए वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें सब मिलेगा। और प्रतिहारी को आदेश करता है कि प्रतिहारी जाओ उनको कुछ दे दो करके। तब उस पर मधुलिका कहती है, नहीं महाराज, मैं मूल्य के लिए नहीं आई हूँ। तो मूर्ख, फिर क्या चाहिए? इस प्रकार से राजा उसको कहते हैं। उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वही मैं अपनी खेती करूँगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्य से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है। 30 पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो जब वो दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि की मांग करती, वहाँ खेती करूँगी, मेरे को एक सहायक मिल गया है, और वो भूमि उबड़ खाबड़ है तो समतल करूँगी। तो उस पर और ऐसे बताते तब महाराज कहते कि कृषक बालिके उबड़ खाबड़ भूमि है और उस पर दुर्ग के समीप एक सैनिक का महत्व रखती है, मतलब वहाँ खतरा है, इस प्रकार से बताते हैं।